दोस्तों, पिछले एपिसोड में कहानी काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी थी और अब एपिसोड 13 की शुरुआत होती है एक मजेदार लेकिन बेहद अहम घटना से। चांग्यू और यान झेंग अपने घर पर होते हैं। तभी अचानक चांग्यू को जलने की खुशबू आती है। वह घबराकर देखती है तो पता चलता है कि उसका खाना जल रहा है। इसी बीच एक नई बात सामने आती है। क्यान क्यान चाहती है कि यान झेंग एक दिन के लिए उसका पति बनने का नाटक करे। असल में क्यान क्यान के युशियांग रेस्टोरेंट पर एक चावल व्यापारी क्यूई लगातार उसे परेशान कर रहा है। वह किसी भी तरह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। इसलिए कियान क्यान को लगता है कि अगर यान झेंग उसके पति का नाटक करेगा तो शायद क्यूई उससे दूर हो जाएगा। लेकिन जब चांग्यू ये बात सुनती है तो उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह मजाक मजाक में यान झेंग से पूछती है कि अगर कोई दूसरी औरत उसे उससे उधार मांग ले तो क्या वह मान जाएगा। यान झेंग भी मजाक करते हुए कह देता है कि अगर वह औरत नरम स्वभाव की हुई तो शायद उसे कोई परेशानी नहीं होगी। बस फिर क्या था, चांग्यू तुरंत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद पता चलता है कि इस पूरे काम के बदले कियान कियान यान झेंग को 30 तैल चांदी देने वाली है। इस बात पर चांग्यू को और भी झटका लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पति केवल 30 तैल में किसी दूसरी औरत का नकली पति बनने जा रहा है। लेकिन फिर बात गंभीर होती है। चांग्यू को समझाया जाता है कि अगर कियान कियान का युशियांग रेस्टोरेंट मुश्किल में पड़ गया तो उनके अपने कारोबार पर भी असर पड़ेगा। और आखिरकार यान झेंग सिर्फ एक दिन के लिए कियान कियान की मदद करने को तैयार हो जाता है। अब अगले दिन यान झेंग पूरी तरह तैयार होकर युशियांग रेस्टोरेंट पहुंचता है। उसे देखकर चांग्यू भी हैरान रह जाती है, क्योंकि इस शानदार कपड़ों में यान झेंग किसी साधारण रेस्टोरेंट मैनेजर जैसा नहीं, बल्कि किसी बड़े रईस जैसा दिखाई दे रहा होता है। उधर कियान कियान अपने प्लान को आगे बढ़ाती है। वह चावल व्यापारी मिस्टर क्यूई को बताती है कि ये उसका पति यान झेंग है, जो व्यापार के काम से बाहर गया हुआ था और अब वापस लौटा है। कियान कियान जानबूझकर यान झेंग को मिस्टर क्यूई के साथ छोड़ देती है और कहती है कि दोनों आराम से बातें करें। लेकिन यान झेंग कोई साधारण आदमी नहीं है। वह बातचीत के दौरान मिस्टर क्यूई से पूछता है कि वह राजधानी से निकलकर छोटे से लिनान में चावल का व्यापार करने क्यों आया है। मिस्टर क्यूई भी सवाल वापस यान झेंग पर डाल देता है और पूछता है कि वो खुद यहाँ रेस्टोरेंट क्यों चला रहा है। यान झेंग उसे सीधे जवाब देने के बजाय ऐसा व्यवहार करता है जैसे उनके पास बहुत बड़ा कारोबार हो। फिर मिस्टर क्यूई बातों बातों में 2 लाख पिकुल अनाज के व्यापार की बात छेड़ देता है। यह सुनते ही यान झेंग समझ जाता है कि सामने वाला आदमी कोई साधारण व्यापारी नहीं है। उधर मिस्टर क्यूई को भी यान झेंग के व्यवहार से शक होने लगता है। उसे लगता है कि शायद युशियांग रेस्टोरेंट वाले उसे साधारण व्यापारी समझकर उसकी हैसियत को कम आंक रहे हैं। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, कहानी अचानक एक बड़े रहस्य की तरफ मुड़ जाती है। मिस्टर क्यूई अपने लोगों से कहता है कि उसने अभी अभी एक ऐसे आदमी को देखा है जिसे वह मरा हुआ समझता था, और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वुआन का मार्क्विस शे झेंग है। यह सुनकर उसके लोग भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि शे झेंग को तो पहले ही मृत माना जा चुका था। अब यहाँ से पता चलता है कि मिस्टर क्यूई के पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है। वह कहता है कि अगर शे झेंग सच में जिंदा है तो लॉर्ड चांगशिन की योजना खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि शे झेंग को पहले से ही उस विशाल मात्रा में खरीदे गए अनाज की जानकारी है। यानी 2 लाख पिकुल अनाज का ये सौदा केवल व्यापार नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। फिर मिस्टर क्यूई और उसके आदमी पुरानी घटनाओं पर चर्चा करते हैं। 16 साल पहले हुए जिंझौ नरसंहार की जांच को लेकर शे झेंग पहले ही खतरनाक लोगों के निशाने पर आ चुका था। किसी ने जानबूझकर उसे इस मामले की जांच की तरफ धकेला था, ताकि प्रधानमंत्री वेई यान और शे झेंग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मिस्टर क्यूई का मानना है कि शे झेंग अब उनका दुश्मन नहीं बल्कि उनके लिए उपयोगी हो सकता है। इसलिए वे तय करते हैं कि शे झेंग को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जाए। इसी बीच कियान कियान के रेस्टोरेंट में फिर से रौनक लौट आती है। चांग्यू और कियान कियान मिलती हैं
और कियान कियान खुशी से चांग्यू को बताती है कि यान झेंग के आने के बाद वो परेशान करने वाला क्यों ही दोबारा उसके पीछे नहीं आया। अब वह चैन से अपना रेस्टोरेंट चला सकती है। यहीं पर हमें चांग्यू और कियान कियान की दोस्ती का प्यारा सा पहलू भी देखने को मिलता है। दोनों आने वाले नए साल की बातें करती हैं, खाना और परिवार की चर्चा करती हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटती हैं। इसके बाद बातचीत धीरे धीरे चांग्यू और यान झेंग की शादी की तरफ पहुंच जाती है। कियान कियान चांग्यू से पूछती है कि वह अपने पति से खुश है या नहीं। चांग्यू बिना झिझक कहती है कि यान झेंग सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है, बल्कि वह अंदर से भी बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन फिर एक मजेदार और थोड़ा शर्मनाक रात सामने आता है। कियान कियान को किसी से पता चला था कि शादी के बाद भी चांग्यू और यान झेंग का रिश्ता पूरी तरह पति पत्नी जैसा नहीं बना है। चांग्यू पहले तो शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन बाद में वह स्वीकार करती है कि बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। वह कियान कियान को बताती है कि एक बार दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। उस समय ऐसा लगा था कि शायद यान झेंग उसे चूमना चाहता है, लेकिन आखिर में दोनों के बीच झगड़ा हो गया। ये सुनकर कियान कियान को समझ आ जाता है कि चांग्यू और यान झेंग के बीच सिर्फ दिखावे का रिश्ता नहीं है, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं। लेकिन चांग्यू के मन में एक डर भी है। वह जानती है कि यान झेंग एक दिन उसे छोड़कर जा सकता है। उसने कई बार इशारों में ये बात जानने की कोशिश की, लेकिन यान झेंग ने कभी कोई अलग जवाब नहीं दिया। इसलिए चांग्यू के दिल में खुशी के साथ साथ डर भी बना रहता है। तभी कियान कियान उसे एक अजीब लेकिन मजेदार सलाह देती है। वह कहती है कि अगर यान झेंग को जाना ही है तो उसके जाने से पहले उसके साथ एक बच्चा कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं, वह कहती है कि इस मामले को वह खुद संभाल लेगी। और दोस्तों, यही बात आगे चलकर एक मजेदार स्थिति पैदा करने वाली है। अब कहानी वापस शे झेंग की तरफ जाती है। एक आदमी उससे मिलने आता है और उसे सीधे योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित करता है। इससे शे झेंग समझ जाता है कि सामने वाला उसकी असली पहचान जानता है। वह आदमी बताता है कि उसने पहले जीजो और यांजो में व्यापार किया था और वहीं उसने शे झेंग को देखा था। इसके बाद वह 16 साल पुराने जिनझोउ नरसंहार और ईस्टर्न पैलेस की आग की बात करता है। उसका कहना है कि वह यान बहुत शक्तिशाली हो चुका है और उसके खिलाफ लड़ने के लिए शे झेंग को सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन शे झेंग इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता। जब वह सबूत मांगता है तो सामने वाला बताता है कि वेई यान ने अपने पुराने लोगों को चुप कराने के लिए अपने खतरनाक योद्धाओं को अलग अलग जगह भेजा है। इसके बाद वह शे झेंग से कहता है कि अगर उसे उसका साथ चाहिए तो पहले एक गारंटी देनी होगी, और वह गारंटी है 2 लाख पिकुल अनाज। यहीं से साफ हो जाता है कि इतने बड़े पैमाने पर अनाज इकट्ठा करने के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। शे झेंग को अपने पक्ष में लाने के लिए 2 लाख पिकुल अनाज देने की बात की जाती है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर उत्तर पश्चिम के 4 प्रांतों की जागीर देने का वादा भी किया जाता है। उधर वेई यान को भी खबर मिलती है कि शे झेंग की जिनझो मामले की जांच के पीछे लॉर्ड चांगशिन के लोगों का हाथ था। उसे समझ आ जाता है कि सुई परिवार उसके बड़े प्लान के खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए वह तुरंत लुचेंग की रक्षा करने का आदेश देता है, क्योंकि आगे की निर्णायक लड़ाई वहीं होने वाली है। अब आती है एपिसोड की सबसे प्यारी कहानी। नए साल की पूर्व संध्या पर चांग्यू का घर खुशियों से भर जाता है। सब लोग मिलकर नए साल की तैयारी कर रहे होते हैं। यान झेंग चांगनिंग को लिखना सिखा रहा होता है। तभी चांग्यू उससे पूछती है कि क्या वो स्प्रिंग फेस्टिवल के कपलेट्स लिख सकता है। यान झेंग कागज मंगाता है और सुंदर अक्षरों में लिखना शुरू कर देता है। उसकी लिखावट देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वह घर के लिए कपलेट्स लिखता है और फिर पड़ोसी भी उससे अपने घरों के लिए लिखवाने लगते हैं। फिर चांगनिंग को भी कुछ लिखने के लिए कहा जाता है। वह अपनी समझ के अनुसार लिखती है, तुम अमीर बनोगे। उसके लिए नए साल की सबसे बड़ी शुभकामना यही है कि घर में खूब पैसा आए। सब लोग उसकी मासूमियत पर हंस पड़ते हैं। फिर उन्हें अपने बाज की याद आती है और उसके पंजे का निशान लगाकर वे अपने परिवार की खुशी पूरी करते हैं। ये पल चांग्यू के लिए बहुत खास होता है।
उसे महसूस होता है कि अब उसका सच में एक परिवार है। यान झेंग, चांगनिंग और उनका बाज सभी उसके अपने बन चुके हैं। इसी दौरान एक खूबसूरत पल आता है। यान झेंग एक कविता की पंक्ति सुनाता है। चांग्यू पहले भी वो पंक्ति सुन चुकी थी, लेकिन आज जब यान झेंग उसकी तरफ देखकर उसे कहता है तो उसे उसका असली अर्थ समझ में आता है। चारों तरफ जैसे शांति छा जाती है। गिरती हुई बर्फ, हल्की हवा और यान झेंग की नजरों के बीच चांग्यू को महसूस होता है कि सर्दियों की ठंड में अचानक धूप निकल आई हो। उसे समझ आ जाता है कि यान झेंग अब उसके लिए सिर्फ नाम का पति नहीं रहा, वह सच में उसके दिल का हिस्सा बन चुका है। लेकिन कहानी केवल खुशियों की नहीं है। एक बूढ़ी औरत अपने पोतों के भविष्य को लेकर चिंता जताती है। उसका बड़ा पोता कांगदान जबरन मजदूरी के लिए भेज दिया गया है और वह अपने छोटे पोते के सुरक्षित भविष्य की दुआ करती है। उसकी बस एक ही इच्छा है कि अब युद्ध न हो और उसके पोते सुरक्षित रहें। ये छोटा सा दृश्य दिखाता है कि सत्ता और युद्ध की लड़ाई का सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इसके बाद कहानी राजमहल पहुंचती है। एक राजकुमारी की माँ उसके विवाह को लेकर बात करती है। वह चाहती है कि राजकुमारी ली हुआन से मिले, लेकिन राजकुमारी महल की राजनीतिक योजनाओं से परेशान है और साफ कहती है कि वो किसी की मोहरा नहीं है। फिर भी उसकी माँ उसे गोंगसुन परिवार के लोगों से मिलने से मना कर देती है। अब वापस चांग्यू के घर आते हैं, जहाँ नए साल का खाना तैयार हो चुका है। सब लोग साथ बैठकर खाते पीते हैं और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद सभी लोग आतिशबाजी देखने जाते हैं। चांग्यू थोड़ी नशे में होती है, लेकिन बार बार कहती है कि उसे बिल्कुल नशा नहीं हुआ। तभी अचानक क्यान क्यान की बात उसके दिमाग में घूमने लगती है। वह यान झेंग से कहती है, भेड़िए को खिलाए बिना बच्चा नहीं मिलेगा। ये सुनकर यान झेंग हैरान रह जाता है और पूछता है, बच्चा? कौन सा बच्चा? और दोस्तों, इसी मजेदार मोड़ पर एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में एक तरफ चांग्यू और यान झेंग का रिश्ता और गहरा होता है, तो दूसरी तरफ 2 लाख पिकुल अनाज से जुड़ी राजनीतिक साजिश कहानी को और खतरनाक बना देती है। अब देखना होगा कि क्या चांग्यू और यान झेंग का रिश्ता हमेशा के लिए एक हो पाएगा और क्या शे झेंग उस रहस्यमयी ताकत का साथ स्वीकार करेगा। इन सवालों के जवाब आगे आने वाले एपिसोड में मिलेंगे।